स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MJP एजुकेशन पॉइंट में। मैं अमरजीत राज। आज हम आपको फिर से इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में जो हम कल इंट्रोडक्शन चैप्टर की चर्चा किए थे, आज उसके आगे चर्चा करेंगे। तो कल हमने पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जाना था तथा परितंत्र के बारे में जाना था। आज आइए चलते हैं परितंत्र के घटक के बारे में जानते हैं। तो परितंत्र के घटक को दो भागों में बांटा गया है। पहला है अजैविक घटक, दूसरा है जैविक घटक। तो अजैविक घटक के कितने प्रकार होते हैं? अजैविक घटक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक कारक, दूसरा कार्बनिक पदार्थ, तीसरा है कार्बनिक पदार्थ। जो पहला है प्राकृतिक कारक, दूसरा है अकार्बनिक पदार्थ, तीसरा है कार्बनिक पदार्थ। तो प्राकृतिक कारक में क्या आते हैं? तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब आदि। अकार्बनिक पदार्थ क्या हैं? जैसे H2O हो गया, O2 हो गया, CO2 हो गया, N2 हो गया। कार्बनिक पदार्थ क्या हैं? प्रोटीन है, वसा है आदि। तथा जो हमारा जैविक घटक है वो भी 3 भागों में बटा है। पहला है उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता, तीसरा है अपघटक। तो उत्पादक में क्या आते हैं? हरे पौधे आते हैं। उपभोक्ता में क्या आते हैं? जीव जंतु। अपघटक में क्या आते हैं? सूक्ष्म जीव। तो किसी भी परितंत्र के मुख्य 2 घटक होते हैं। परितंत्र के कितने घटक होते हैं? 2 घटक होते हैं। पहला अजैविक घटक, दूसरा है जैविक घटक। तो आइए ये देखते हैं जैविक घटक क्या होते हैं। तो जैविक घटक हमारा जो है अजैविक घटक देखते हैं। पहले अजैविक घटक है जो परितंत्र में विभिन्न प्रकार के अजैव पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है? परितंत्र में विभिन्न प्रकार के अजैव घटक पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं खनिज पदार्थ हो गया, विभिन्न प्रकार की गैसें हो गईं, अकार्बनिक पदार्थ हो गया इत्यादि। इन घटकों में संचरण एक दूसरे में तथा जीवों में होता है। एक दूसरे में तथा जीवों में होता है। किसमें होता है? जीवों में। इनका प्रवाह कभी भी एक दिशा में नहीं होता। इनका प्रवाह क्या होता है? एक दिशा में नहीं होता है। जैसे CO2 मनुष्यों में जीवों के द्वारा वायुमंडल में छोड़ी जाती है। CO2 क्या होती है? मनुष्यों के द्वारा छोड़ी जाती है वायुमंडल में। और हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? हरे पेड़ पौधे उसको ग्रहण करते हैं, अवशोषित कर ली जाती है। इस प्रकार अजैव घटक से क्या होता है? संतुलन बना रहता है। तो जो हमारा संतुलन होता है वो बिगड़ने नहीं पाता है। तो आइए इसके आगे चलते हैं। जैव घटक क्या होते हैं? तो जो जैव घटक है हमारा, जैव घटक किसी परितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये क्या है? ये परितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है जिसे निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। तो इसके आगे आइए चलते हैं। तो उपभोक्ता में क्या है? सूर्य हो गया। जैसे सूर्य से क्या होता है? सूर्य हमारा एनर्जी देता है हरे पेड़ पौधों को। तो इसमें जो उपभोक्ता की श्रेणी को हम 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा है द्वितीयक उपभोक्ता, तीसरा है तृतीयक उपभोक्ता। तो प्राथमिक उपभोक्ता में क्या आते हैं? पेड़ पौधे आते हैं, शाकाहारी आते हैं। जैसे कुछ मनुष्य तो सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। शाकाहारी जैसे पेड़ पौधे, इसी प्रकार के अन्य पदार्थ आते हैं। द्वितीयक श्रेणी में क्या हो गया? जैसे कुत्ता, बिल्ली आदि मांसाहारी जीव इसमें आते हैं। तथा तृतीयक उपभोक्ता मांसाहारी, सर्वाहारी, जो दोनों यानी मनुष्य सर्वाहारी श्रेणी में आता है, तो तृतीयक उपभोक्ता हो गया। तो तृतीयक उपभोक्ता हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं? हरे पेड़ पौधे मृत जीवों से भी वो
ग्रहण करते हैं ऊर्जा, तथा मृदा पदार्थ से भी ग्रहण करते हैं। तो ये सूक्ष्म जीवों से भी ऊर्जा ग्रहण करते हैं। तथा ये इसके आगे चलते हैं। उत्पादक क्या होता है? उत्पादक हरे पेड़ पौधों के शैवाल तथा जल में तैरने वाले पेड़ पौधे उत्पादक कहलाते हैं। उत्पादक क्या होते हैं? हरे पेड़ पौधे, शैवाल तथा जल में तैरने वाले पेड़ पौधे उत्पादक कहलाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं। ये अपना भोज्य पदार्थ कैसे बनाते हैं? भोज्य पदार्थ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये स्वयं पर निर्भर होते हैं। तथा ये इसके आगे उपभोक्ता क्या होता है? उपभोक्ता वो होता है उत्पाद जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने वाले जीव जंतु उपभोक्ता कहलाते हैं। उत्पाद जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने वाले जीव जंतु क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। इनके अंतर्गत शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के जीव आते हैं। इसमें क्या होता है? इसके अंतर्गत क्या होता है? दोनों प्रकार के, यानी शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के जीव जंतु आते हैं। इसके आगे आइए चलिए। अपघटक क्या होता है? अपघटक वो होता है इसके अंतर्गत मृतोप यानी मृत जीवाणु, कवक, कीड़े मकोड़े, मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीव जंतु सम्मिलित हैं। ये जीव मृत उत्पादक और मृत उपभोक्ता के शरीर को जटिल कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ में वितरित करते हैं। ये अपघटक क्या करते हैं? मृत उपभोक्ता के शरीर को जटिल अकार्बनिक पदार्थ में वितरित करते हैं। क्या करते हैं? बांटते हैं। आइए इसके आगे हम चलते हैं। जो अगला हमारा है वो नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ज़रूर आता है परीक्षा में। तो आइए चलिए नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत के बारे में जानते हैं। ऐसे संसाधन जो पुनः उत्पन्न होने या जल्दी से नवीकरणीय करने की क्षमता रखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सूर्य, पवन, जल आदि। अनवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं हमारे? अनवीकरणीय संसाधन प्रकृति में सीमित मात्रा में और उनके नवीकरणीय में हजारों वर्ष लग जाते हैं, उन्हें अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। यानी कि जिसमें हमें अधिक समय लग जाता है उसे अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। जैसे कोयला हमारा जो क्या है? पर्याप्त मात्रा में है, तो इसका स्रोत अनवीकरणीय स्रोत है। तो इसके और एग्जाम्पल है पेट्रोलियम, विभिन्न प्रकार के धातुएं हो गई, तो इसी प्रकार से है। तो इसके आगे आइए चलते हैं। कोई भी वस्तु जिसमें मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है क्या कहलाता है? संसाधन। जिससे मानव की संसाधनों की पूर्ति होती है, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, संसाधन कहलाते हैं। संसाधन प्रकृति में भी हो सकते हैं, प्राकृतिक भी हो सकते हैं, यानी पहले से भी मौजूद हो सकते हैं। प्रकृति यानी ईश्वर के द्वारा जो बनाई गई वस्तुएं हैं। तो इसके एग्जाम्पल क्या हैं? खनिज जल है, पवन है, मिट्टी है, वनस्पति है, तापमान है, जलवायु है आदि। और मानवीय भी हो सकते हैं, जैसे मानव के द्वारा मशीन हो गई, न्यू टेक्नोलॉजी आदि। तो संसाधनों का कई प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है। संसाधनों को क्या किया जा सकता है? कई प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है। इसके आगे आइए चलते हैं। ऐसे संसाधन जिनकी पुनरावृत्ति हो सके और उनका पुनः उपयोग हो सके वो नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। संसाधन की ये दूसरी परिभाषा है। ऐसे संसाधन जो एक बार उपयोग होने पर नष्ट हो जाते हैं, उनका नवीकरणीय न हो सके उसे गैर नवीकरणीय संसाधन कहते हैं।
यानी अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। गैर नवीकरणीय यानी अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। आइए इसके आगे हमारा सतत विकास है। तो सतत विकास में क्या होता है? सतत विकास को साधारणीय विकास भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? साधारणीय विकास भी कहते हैं। टिकाऊ विकास, यह विकास वह अवधारणा है जिसमें पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना भावी पीढ़ी ध्यान में रखकर वर्तमान विकास कर जारी करना। इसमें क्या होता है? यानी आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए अपने वर्तमान कार्य यानी जो चल रहा है उसको जारी रखना ही सतत विकास कहलाता है। सतत विकास का अर्थ है, सतत विकास का अर्थ है उस विकास से है जिसे निरंतर चालू रहना चाहिए, जिसे क्या हो, लगातार चलता रहना चाहिए। यह सभी लोगों के जीवन में गुणवत्ता में सतत सुधार की रचना है, जिसे व्यक्ति की वास्तविकता, आयु वृद्धि, शिक्षा में सुधार होता है। इसमें सतत विकास में क्या होता है? सतत विकास में क्या होता है? ये कार्य निरंतर चालू रहता है तथा सभी लोगों के जीवन में क्या लाता है? गुणवत्ता लाता है। सतत सुधार की रचना है जिससे प्रति व्यक्ति वास्तविक आयु में वृद्धि तथा शिक्षा में भी सुधार लाता है। तो जो हमारा इन्वायरमेंटल में चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन था वो समाप्त हो गया है। तो हम अगली वीडियो में हम लेसन 2 की चर्चा करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंडों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।